कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये हमारा पहला पार्ट है कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड पेपर का। और ये पहले लेसन जो हमारे सामने आया हुआ है, इस पहले लेसन से रिलेटेड आज आपको न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल तभी आ सकता है जबकि आपको फार्मूले क्लियर रहे। एक और बात बता दे रहे हैं, 2 in 1 काम है उन्हें जी, ध्यान सुनिएगा कि जो न्यूमेरिकल अभी कराने जा रहे हैं समझा करके, पूरा हूबहू वही न्यूमेरिकल एक और पाठ में मिलेगा। तो यहाँ समझे रहोगे तो वहाँ आराम से लगा लोगे, यही न्यूमेरिकल वे वहाँ मिलेंगे। और वो पाठ है तरंग गति का पहला चैप्टर, प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो वहाँ भी यही न्यूमेरिकल मिलेंगे बेटा, हूबहू यही न्यूमेरिकल मिलेंगे, बिल्कुल बदले हुए नहीं रहेंगे। तो यहाँ समझे रहोगे तो वहाँ भी काम दे जाएगा। कौन सा चैप्टर? प्रकाश की तरंग प्रकृति, तरंग गति का पहला लेसन जो है उसी में मिलेगा ये न्यूमेरिकल। उसमें इतने ही न्यूमेरिकल हैं जो उतना बोले हैं, 15 न्यूमेरिकल है। तो भाई दबे यहाँ पहले आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं। सबसे पहले जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्हें भी सूत्र वगैरह समझ में आ जाए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मिस्टर देवेश चंद्र पांडे, अपवर्तनांक, यहां पर देखिए अपवर्तनांक 1n2 मीन्स पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला सूत्र यही है जो बता रहा हूं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल सूत्र है। पहले माध्यम में आपतन कोण बटे दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की साइन। इज दैट क्लियर? और इसी का दूसरा सूत्र है V1/V2, माने पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको भी हम बोलते हैं अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखा हुआ है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर या B1 बटे B2। एक और चीज देखिए, माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे कहें जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो जानते रहिए माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर C/V। क्या सूत्र लिखे हैं बेटा? C का मतलब है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश चाल। और V का मतलब है जिस माध्यम में पूछ रहा है उसमें प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। या इसे ही एक और सूत्र कोसेक IC से डिनोट करते हैं, कोसेक IC। अच्छा, ये सूत्र समझ गए हो, क्लियर हो गया हो, तो एक और सूत्र जानिए। यहाँ पर देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ध्यान से देखो, जैसे कह देगा कांच में प्रकाश की चाल बताओ, तो इसी सूत्र से n बराबर C/V। V यहाँ लाओ तो यदि यहाँ जाएगा कि नहीं? तो C/A। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, माध्यम में प्रकाश की चाल C/A। जैसे कह दिया कि हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल बताओ, तो C/N सूत्र हुआ।
सी माने वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10 घात 8 और नीचे जो उसका अपवर्तनांक है उसे काट दे। इधर क्लियर? तो कहाँ प्रकाश की चाल आ जाएगी? गिरे। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए यह सूत्र बहुत ज्यादा यूज है। वायु में प्रकाश की चाल को माध्यम में प्रकाश को अपवर्तनांक से भाग दे देंगे। ऐसे ही माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछे तो लैम्डा बटे लैम्डा मतलब होता है वायु में तरंगदैर्घ्य, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। वायु में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उसे अपवर्तनांक से भाग दे देंगे तो माध्यम में तरंगदैर्घ्य आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर कभी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, सूत्र ही तो बता रहा हूं। अगर प्रकाश की चाल माध्यम में पूछे तो क्या सूत्र अप्लाई करोगे? माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर C/N, माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बराबर λ/N। तो यहाँ वायु में तरंगदैर्घ्य को अपवर्तनांक से भाग दे दोगे, यहाँ वायु में चाल को भाग दे दोगे। ये सूत्र क्लियर है। दो और सूत्र इसी अभ्यास के, यहाँ ध्यान दीजिए। 2N1 माध्यम की अदला बदली होती है तो आपको बताए हैं अपवर्तनांक क्या हो जाते हैं व्युत्क्रमित, उल्टा। जैसे कहें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9, ठीक है, पलट जाएगा। जैसे कहें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3। तो इस तरह से माध्यम की अदला बदली होने पर अपवर्तनांक व्युत्क्रमित हो जाएगा। सो रहे हो क्या? तो इस तरह से देखो जरा एक और सूत्र, अगर जो है कहे 2N3, एक और सूत्र देख लीजिए। दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, हम आपको ट्रिक बताए हैं, जो बाद में रहता है उसको ऊपर लिखते हैं 1N3 और जो पहले रहता है उसको नीचे 1N2। और बच्चों इतने ही सूत्रों पर ये आपकी जो 14-15 सवाल आपको बोले हैं सभी हैं। एक बार फिर से देखिए, सवालें सब एक एक लाइन की है, एक लाइन 2 लाइन की। ध्यान से देखिए जरा, समझिए। सबसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र याद रखिए, sin I/sin R, या वायु में प्रकाश की चाल और बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो n बराबर C/V, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और ऐसे ही अगर क्रांतिक कोण दिया रहे तो माध्यम का अपवर्तनांक कोशिक I/C। और बच्चों माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? और अगर माध्यम में तरंगदैर्घ्य पूछे तो λ/1, और माध्यम की अदला बदली करवाए तो 1 हो जाएगा, और 2N3 रहे तो 1N3/1N2। जैसे WNG पूछे, अगर मान लो कहे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे अगर कहे WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तो सत्यम जैसा कि ट्रिक बता, नीचे वाला ऊपर, तो माने G का अपवर्तनांक ऊपर और W का अपवर्तनांक नीचे। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, खट से आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये सूत्र है जिन पर हमारी सवालें लगनी है, और सवालें जो है बोले हैं कुल मिला के कितना सवाल बोले? 15। तो चलो देखते हैं। और अभी आप देखोगे कि सवालें बहुत छोटी हैं और एक एक 2-2 लाइन में है। तो देखिए जरा, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, ईमानदारी के साथ शिवांशु पढ़िए। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष। देखो बच्चों, हमने बताया कि ये सब सवालें जो बोले हैं एक चैप्टर में और काम देगी 2 in 1। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो दीपिका जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 AMG दिया हुआ है, पक्का? कह रहा GNA बताओ, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताओ। अब कुछ पता है, माध्यम की अदला बदली होती है तो अपवर्तनांक व्युत्क्रमित हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा?
2/3 पलट गया। दूसरा पढ़िए जनाब। वायु में प्रकाश की चाल 3 में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या? हाँ देखिए जरा इधर प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वायु में प्रकाश की चाल से 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। हीरे में प्रकाश की चाल बेलास्टीन डायमंड बताइए, जबकि हीरे का अपवर्तनांक n फॉर डायमंड 2। ये देखो जरा, अभी अभी सूत्र बताया है। माध्यम में प्रकाश की चाल C बताए हैं, माने हीरे में प्रकाश की चाल C/An, यही फार्मूला लगा सकते। और ईश्वर का नाम ले, C का मान 3 × 10 की घात 8 और हीरे का अपवर्तनांक 2। इसको भाग देंगे तो 1.5 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल कहाँ पता लग जाएगी? माध्यम में। आगे बढ़ो। हीरे में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच में वायु प्रकाश की चाल बताओ। देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, प्यारे बच्चों वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। हमको कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल V इन कांच। अभी अभी आपको बताया है कि माध्यम में प्रकाश की चाल बताने के लिए वायु की चाल को अपवर्तनांक से भाग दे दो। वायु की चाल को किससे भाग दे दो? तो वायु में चाल बटे चाल माध्यम का अपवर्तनांक। तो वायु में चाल कितना है? 3 × 10 की घात 8 और अपवर्तनांक कितना है? 3 से 3 तो ऊपर गया 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड चाल हो जाएगी कांच में प्रकाश की। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तथा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल के सापेक्ष कांच। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये भी थोड़ा टेस्टी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग ध्यान से सुनिए, पढ़ रहा हूँ। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोले तो Ang 3/2। फिर कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बोले तो Anw, A फॉर वायु और W फॉर वाटर, जल 4/3 है। कह रहा है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ। W रिस्पेक्टेड G, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अभी जो ट्रिक बताए थे कि बाद वाला अपवर्तनांक ऊपर और पहले वाला नीचे, यही फार्मूला बताया है। तो इन दोनों देखो, Ang/Anw। Ang दिया है 3/2, Anw है 4/3। प्यारे बच्चों नीचे का अंतर गया 3 × 3 = 2 × 4 = 8। ये आ गया। एक एक लाइन की सवाल हैं, आप ध्यान देते रहें। जल का अपवर्तनांक 1.3 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि जल में प्रकाश की जल 2.25 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड को प्रकाश की चाल बताओ। ये 2 सवाल इकट्ठा पढ़ दिया। सुस्मी पढ़ो। जल का अपवर्तनांक 1.3 है और जल का अपवर्तनांक 1.3 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 की घात 8 है। जल में प्रकाश की चाल इन जल 2.5 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल बताओ, यही प्रश्न है। अब 1.125 क्या पढ़ रहे थे? 2.5 रहेगा, 2.25। तो गौर से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बड़ी मजेदार टेस्टी सवाल है। एक बार फिर से, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दीपिका जी 1.3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। यदि जल में प्रकाश की चाल पता हो तो कांच में प्रकाश की चाल बताओ। यही तो कहा है, यही कहा है कि नहीं? पक्का यही कहा है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, क्या कहे उन्हें सर? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप बोलोगे नीचे वाला ऊपर, माने Ang और W नीचे, ये बताओगे ना। और इस सूत्र के हिसाब से क्या बताओगे? पहले सूत्र से
जल के सापेक्ष कांच का अपनांक माने चाल इन जल बटे चाल इन कांच। यह भी तो बताओगे। जल के सापेक्ष कांच का अपनांक माने जल में प्रकाश की चाल बटे गांव में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का अपनांक पहले माध्यम में चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल, तो वही ठीक है। और यहाँ ANG क्या है? AN का बलुआ कितना है? दशमलव दशमलव हटा दो, तिरछा गुणा। हमको चाहिए बीजी निकालना है, इसलिए बीजी बराबर, गौर से देखो, चाल इन कांच, ये इधर गया तो ये इधर, 13/15 गुणे VW का मान पता है? जल में चाल पता है कि नहीं? 13/15 गुणे मजा आया? सुने, आपको कैलकुलेशन बहुत तेज है आप लोगों का। 15 में 15 वर्ग, अब 15 13 गुणा करेंगे, माने 225 में 30 में 195 का 15 3 45 की 5 से 4 15 कम 15 4 2 बताए तो 195 है। हम कैसे कि 15 में 225 होता है, लेकिन 13 बार हमारे 2 15 घटाएगा तो 225 30 हटा देंगे, 205 के व्यवहार में। प्रश्न नंबर 6। वायु में 6000 इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम से प्रवेश करता है। माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति क्या होगी, जबकि वायु में प्रकाश का वेग। हाँ देखो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझिए तो आ जाएगा, ठीक है। टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा नहीं। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, तो मतलब वायु में तरंग दैर्घ्य दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। यही है ना? किस माध्यम में प्रवेश करता है? जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बताना है, और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी हुई है। माध्यम में आवृत्ति भी बतानी है, यही पूछ रहा है ना? माध्यम में प्रकाश की चाल और माध्यम में आवृत्ति, इधर क्लियर? तो अब अपने आप समझिए बेटा कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो आपको हम बताए हैं कि माध्यम में उस प्रकाश की चाल C/N हो जाती है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल V = C/N। C मतलब वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5। यहाँ देखो, ये 1.5 है और ये 3 है, भाग देंगे 1.5 दूनी 3, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माने जल में जो प्रवेश कर रहा प्रकाश या माध्यम में जो प्रवेश कर रहा प्रकाश, उसकी चाल पता लग गई। हमको तरंग दैर्घ्य आवृत्ति बतानी है। आज एक बात बता रहे हैं आपको कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति एक ऐसा फंडा है जिसका मान नहीं बदलता। जो आवृत्ति निर्वात में होती है वही आवृत्ति कहाँ होती है? माध्यम में। आवृत्ति में बदलाव। तो अब यहां देखो, वायु में C = प्रकाश की चाल C। सूत्र याद रखो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के पदों में। जैसे आप ध्वनि वाले चैप्टर में पढ़े थे, B = यंग लैम्डा पढ़े थे ना, ध्वनि की चाल आवृत्ति × तरंग दैर्घ्य। तो ऐसे ही प्रकाश की चाल C = आवृत्ति माने न्यू, प्रकाश की आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, और तरंग दैर्घ्य माने लैम्डा, माने C = क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो इसका प्रयोग करेंगे। C = न्यू लैम्डा माने न्यू लैम्डा नॉट, तो न्यू = C/λ।
इधर क्लियर। सी अपान सी की जगह 3 गुणे 10 की घात 8। लेमडा नॉट आया हुआ है 6000 गुणे 10 की घात माइनस 10 ऊपर गया ऋण 10 तो 10 8 18 और 1 2 3 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की घात। समझ आ रहा है? 59 जैसे तुम्हारे कैलकुलेशन सुषमी को बताए थे ये 10 इसमें शुरा लो 30 हो जाएगा, 7 से भाग दो और 10 शुरा लिए तो एक घात घट गई और आवृत्ति का मात्र खर्च होता है। ये तरीका हो गया बेटा। तो मतलब B बराबर C अपान N, ये तो सरल था माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने का। और यहाँ एक नया सूत्र बता दिए C बराबर न्यू इंटू लेम्डा, तो न्यू बराबर C अपान लेम्डा मान धर दिए। निर्वात में आवृत्ति आ गई, जो आवृत्ति निर्वात में रहेगी वही आवृत्ति कहाँ रहेगी, माध्यम में। क्यों? क्योंकि माध्यम में आवृत्ति जो है नहीं बदलती। यही तो समझाया बेटा, माध्यम की अदला बदली होने पर आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता। इधर ओके जी। अगला वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो 1.5 अपूर्णांक वाले मान की प्रकाश की चाल क्या है? देखो बहुत ही प्यारा प्रश्न है और अब अगर समझे हो तो सब आने लगेगा। कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न कह रहा है वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो 1.5 अपूर्णांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल बताओ। आपको बताते बताते थक गए सक्षम गुप्ता कि V बराबर C अपान N होता है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जानने के लिए फार्मूला V बराबर क्या होता है, C की जगह 3 गुणे 10 की घात 8, N की जगह 1.5 दूनी 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। किसी सघन माध्यम में क्रांति कोण का मान tan इनवर्स 5 के साथ है। हाँ, बड़ा गजब का सवाल है। किसी माध्यम में क्रांतिक कोण का मान tan इनवर्स 5/7, क्रांतिक कोण IC tan इनवर्स 5/7, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक बताओ। प्यारे साथियों, जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें तो ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार लगेगा, लेकिन जो बायो के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा कठिन लगेगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि सबको समझ में आ जाए, मेरा पर्पज ऐसा। देखो जरा, क्रांतिक कोण दे के अपवर्तनांक पूछ रहा है। यहाँ ध्यान से देखो जरा, IC बराबर tan इनवर्स 5 ऐसे दिया है। इनवर्स वाला इधर लाओ तो tan बेचारा एहुर चला है। ये हो गया tan IC बराबर 5/7। अब दिक्कत ये हमें बताया कि बायो के बच्चों को दिक्कत है। क्रांतिक कोण पूछ रहा, क्रांतिक कोण के पदों में अपवर्तनांक पूछ रहा है। अभी अभी आपको सूत्र लिखा है कि जब क्रांतिक कोण दिया रहे तो अपवर्तनांक का सूत्र कोसेक IC होता है। माने आपको tan की जरूरत नहीं है, कोसेक की जरूरत है। तो दिया तो tan है, तो विद द हेल्प ऑफ tan बी कैलकुलेट या बी सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ कोसेक। tan की मदद से कोसेक निकाल लें। अब यहाँ गणित लग जाएगी, लेकिन ऐसी गणित है जो 9th में आप पढ़े हो। एक्चुअली बेटा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपने पढ़ा है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो फोटो जी, लंब का मतलब हो गया 5 और आधार का मतलब क्या हो गया, क्या नहीं है, कर्ण। कर्ण पता लगाए। जब लंब और आधार पता रहता है तो कर्ण पता लगा ले। तो कर्ण जो है, कर्ण चाचा होते हैं √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह भी कक्षा 10 में आप पढ़े हुए हैं। तो हिंडोला जी, कर्ण बराबर √, लंब की जगह 5 और आधार की जगह 7, 55 7 7 हल करें कितना है, 74। क्या हो, कोई दिक्कत, कैलकुलेशन है। अब ये कर्ण आ गया 74।
ठीक है। अपने को क्रांतिक कोण चाहिए, कोसेक की जरूरत होती है, इसलिए कोसेक अगर जानना चाहें तो ये देखो मैथ लग रही है सर, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। मंदी पे क्या होता है, कर्ण कितना है बा, √74 और लंब कितना बा। तो अब हम यह निकाल लेंगे, कोसेक का इसी माने √74 और बटे 5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण की समस्या माध्यम में प्रकाश की चाल। किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण की समस्या। हाँ देखो जरा, किसी माध्यम में क्रांतिक कोण दिया है 30 अंश और उस माध्यम में प्रकाश की चाल बतलाना है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानकार हैं, इस बात को क्लियर है। n बराबर क्या होता है, कोसेक IC, ये होता है कि नहीं। लेकिन उड़ेसा जी, किसी माध्यम का अपर्तनांक हमेशा वायु के सापेक्ष होता है, तो n बराबर C/V भी तो होता है। माने प्रकाश की चाल इन वायु, प्रकाश की चाल इन माध्यम बराबर कोसेक 30 अंश। गौर फरमाइएगा, 3 × 10⁸ कोसेक 30, साइन 30 का उल्टा 2/1। ये 2 से काट देगा इसको, 2 1.5 है। ये आंसर आप चाल 5 माध्यम। क्वेश्चन नंबर 10। वायु के सापेक्ष कांच व हीरे का अपर्तनांक 1.5 और 2.4 है, तो कांच। 1 मिनट फिर से पढ़ो। वायु के सापेक्ष कांच व हीरे का अपर्तनांक 1.5 और 2.4 है, तो कांच व हीरे में प्रकाश की चाल बताओ तथा हीरे का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक क्या होगा, परम अपर्तनांक क्या होगा। कई सारी चीजें पूछ रहा है। वायु के सापेक्ष कांच व हीरे का अपर्तनांक, देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है ANG 1.5 और वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना बोले हैं, ये बोले हैं। कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो कांच व हीरे में प्रकाश की चाल बताओ। मतलब चाल इन कांच बताओ, चाल इन हीरा बताओ और हीरे का कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक बताओ और परम अपवर्तनांक भी बताओ। यही सारी चीजें पूछ रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा कई सारी चीजें पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ, उल्टा पढ़ो। हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बढ़ाओ, उल्टा पढ़ो। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यही तो हुआ। हीरे के सापेक्ष कांच थोड़ी कहा है, क्या कहा, हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। किसके सापेक्ष बताना है, किसका, पूरी बात क्या हो गई, कांच के सापेक्ष हीरे। जी गलत हो जाए, सेंस में रही थी, ठीक है, सेंस में रही थी हम बराबर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, भाई ऐसे घुमा देता है, जैसे हमेशा कहता है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तो आप WNT लिख दिए। अब उल्टा बोलते हैं अगर कांच का ही जो है जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ, बतिए तो वही है। निकालना कांच का है और निकालना किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो निकालना हीरे का, लेकिन किसके सापेक्ष, तो मतलब इसको सही से पढ़े अगर कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यही तो बात है। समझ में सेंस बनाई चाहिए हमें, तो गड़बड़ाई नहीं। तो अब देखो जरा, कांच में प्रकाश की चाल VG C/ANG होगा कि नहीं, वायु में चाल बटे अपवर्तनांक, यही तो। सचिन के यादव 3 × 10⁸ बटे ANG 1.5, यकीन करो 1.5 दूनी 3 होता है, यकीन करो मेरा। एक आंसर आ गया बच्चों। खटाखट आओ कहा देखा जा तगड़ा। और हीरे में प्रकाश की चाल, चाल इन हीरा C/AND
3 गुणे 10 की घात। हीरे में अपवर्तनांक दशमलव हटाएंगे 30 हो जाएगा। 3 नाम 32, 3 है 24, 6 पंचे 30, 6 चौको हो जाओ, समझ आया? मीटर पर सेकेंड आप इसको 1.25 लिख सकते हो। ये दोनों आ गया। DND बताओ, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक या हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। डी ऊपर जाएगा AND बटे ANC। AND कितना है? दशमलव हटा दिए, 3 × 24, 3 × 5 15, 8/5 माने 1.6। आ गया कि नहीं? कह रहा परम अपवर्तनांक। देख लो बेटा, परम अपवर्तनांक का मतलब है निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है? n बराबर C/V। हीरे का केवल पूछा क्या होता है? परम अपवर्तनांक माने निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर C/V। इतना क्लियर? ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक दिया 2.4 पे ही परम अपवर्तनांक हो गया। हम लोग कल की क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे और रोहन यादव ये जैसा कि जान रहे हो, हमने आपको फार्मूले एक्सप्लेन किए थे इस तरह के अभ्यास की सवालों को लगाने के लिए। तो सबसे पहले देवेश चंद पांडे, पहला सूत्र जो है आप ये जाने थे, अपवर्तनांक n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल C/V, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में चाल बटे माध्यम में चाल। स्वाति वर्मा जी, इसको हम लोग sin I बटे sin R और इसी को V1/V2 भी बताए थे। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। और ऐसे ही बच्चों आपको एक्सप्लेन किए थे, अगर याद हो क्लियरली आपको जो है, तो हमने समझाया था आपको कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जानना हो तो C/V, तरंगदैर्घ्य दीपिका किसी माध्यम में जाननी हो तो λ0/n, यही बताए थे। और आपको यह भी बताए थे कि क्रांतिक कोण के पदों में अपवर्तनांक n बराबर cosec IC। और इन्हीं के साथ सवालें चल रही थी। 11 नंबर का सवाल शिवांशु पांडे। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? किसी माध्यम में, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, प्रश्न नंबर 11 हम आपको समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं। इस तरह से समझिए उनेशा जी कि आपको भी आ जाए। तो ध्यान दीजिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम का अपवर्तनांक बताओ। तो माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों, चाहे दिया रहे चाहे न दिया रहे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा के लिए जानते रहा करो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड ये होती है। हिंडोला यहाँ ध्यान दो, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर C/V फार्मूला होता है। पन्ना पलटने की बजाय ध्यान दो, C की जगह 3 × 10 की घात 8, V की जगह 2 × 10 की घात 8, ये दोनों कट गया, 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5। अपवर्तनांक एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता और इसलिए अपवर्तनांक केवल 1.5 लिखा जाएगा, मात्रक लेस राशि है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.25 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड हो तो जल में प्रकाश की चाल बताओ। देखो जरा, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही कह रहा है ना प्यारे साथियों। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNT 1.25 दिया, 1.125 और कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10 की घात 8। कांच में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी इन कांच 2 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी इन जल बतानी है, यही कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है। तो गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब अगर हमको WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 दिया है,
इसे हम लिख सकते हैं। पहला माध्यम यहाँ जल दिख रहा है, दूसरा माध्यम कांच, तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर 1.125 ये दिया हुआ है, इसको राइट कर दिए, तिरछा गुणा कर दिए बेटा, तो इसलिए हमेशा VW बराबर जल में चाल बराबर तिरछा गुणा 1.125 गुणे V/G, तो 1.125। और बच्चों कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10⁸ दिया हुआ है, इसका इसमें गुणा करिए, 25 दूनी 50, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल आ गई जल में। आगे बोलो बेटा। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 64 एम्पीयर है, तो 6400 एंगस्ट्रॉम। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का क्वथनांक 4/3 है, तो जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताओ। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, ANW 4/3। जल में तरंग दैर्घ्य बताओ। जैसे कि दीदी का जानकार बच्ची हो तुम, हमने आपको समझाया था माध्यम में चाल बताना है, वेलोसिटी इन माध्यम C/N, वायु की चाल को L से भाग दे दो। सुनेसा ऐसे माध्यम में तरंग दैर्घ्य बतानी हो तो वायु में तरंग दैर्घ्य को अपवर्तनांक से भाग दे दो, माने बीनो लैम्डा W बराबर वायु में तरंग दैर्घ्य बटे अपवर्तनांक, यही तो फार्मूला है। तो अब यहाँ पर देखो विकास सरोज रोज नहीं आते हो, 6400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है। नीचे अपवर्तनांक क्या दिया बच्चों 4/3। आप लोगों को कैलकुलेशन बताएं, 4 से भाग दो क्या हो जाएगा 16, 16 चौको 64, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा 16 तरीके 4800 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णनी प्रकाश की किरणें 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करके जल में की तरंग दैर्घ्य क्या है? इसी की सगी बहन है कि वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें, माने तरंग दैर्घ्य कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न कह रहा है वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाली किरणें प्रवेश करती हैं किसी 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, यानी 4/3। तो बच्चों हमको उस माध्यम में तरंग दैर्घ्य बतानी है, जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा/N। तो दीपिका लैम्डा का मान क्या है बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम, N का मान 4/3, 4 से 4 कर दिया 1 आए, 3 ऊपर गुणा हो गया 3000 एंगस्ट्रॉम। इसी साथ 15वां सवाल ध्यान दीजिएगा, ये सभी सवालें आप लोग जो है मन लगा के समझते जाइए तो एक एक समझ में आती रहेगी। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का क्वथनांक 1.5 प्रकाश की कांच में तरंग दैर्घ्य क्या होगा? फिर से पढ़ो। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का क्वथनांक 1.5 है, इस प्रकाश की कांच में तरंग दैर्घ्य क्या होगा? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की कांच में 5 है, तो कांच में तरंग दैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, तो कोई जो है प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच में तरंग दैर्घ्य बतानी है। ये दोनों तीनों सवालें एक जैसी हो गई। कांच में तरंग दैर्घ्य किसी माध्यम में पूछे तो इस फोटो जी अपवर्तनांक से भाग दीजिए, ठीक है। तो 6000 भागे 1.5, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि दशमलव हटाने पर 0 बढ़ता है। 15 चौको 60, 4000 एंगस्ट्रॉम, ये हमारी जो है जल में तरंग दैर्घ्य आ गई या उस माध्यम में तरंग दैर्घ्य आ गई जिसका अपवर्तनांक 1.5 था। और प्यारे बच्चों, दर्पण से संबंधित सवालें आज आपको बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड सवालें कैसे लगती हैं और कैसे लगाई जाती हैं।
अगर आप दर्पण से रिलेटेड सवालों की ट्रिक समझ जाओगे तो लेंस जब पढ़ाऊंगा लेंस से संबंधित सवालों को लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज, दर्पण से रिलेटेड कोई भी सवाल लगाने के लिए दुनिया में केवल 3 ही सूत्र है, तो ध्यान दीजिए जरा, केवल 3 सूत्र दर्पण से संबंधित। सभी लोग ध्यान दें बेटा, दर्पण से संबंधित प्रश्न मतलब दर्पण से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। और जैसा कि आप उनेशा जी जान रहे हो, केवल और केवल 3 प्रकार के सूत्र का प्रयोग है दर्पण से संबंधित सवालों को लगाने के लिए, मात्र 3, ठीक। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चिन्ह परिपाटी के लिए, तो अभी समझा रहा हूँ, पहले सूत्र देखो। पहला सूत्र है F बराबर R/2। कभी भी वक्रता त्रिज्या अगर दी रहे कभी भी, तो तुरंत F निकाल लेना और फार्मूला लगाना R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान समझिए, सवाल क्लियर हो जाएगी। और एक UBF का सूत्र है 1/u + 1/v बराबर 1/f। 2 सूत्र हो गए। तीसरा और इकलौता अंतिम फार्मूला है आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर I/o बराबर -v/u। ये केवल 3 सूत्र है। अभ्यास में 3 ही सूत्र है, चाहे 40 सवाल हो चाहे 50, लेकिन ये तीनों सूत्रों में चिन्ह परिपाटी टेक्निकल हो जाती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। चिन्ह परिपाटी देखो बेटा, दर्पण से गौर से देखिए उन्हें, वस्तु की दूरी, सभी लोग ध्यान देंगे कि अगर जैसे कहे कि एक वस्तु फला दर्पण से 5 सेमी दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी का मतलब ये यूं दिया है। और चाहे जौन दर्पण हो चाहे जौन लेंस हो, यू का मान हमेशा ऋणात्मक, तो हमेशा u बराबर -कई के आगे लिखा जाए। जैसे कह दे कि एक तो वस्तु उत्तल दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखी है, तो वस्तु दूरी है माने यूं दिया है, लेकिन u का मान याद कर लो, कसम खा लो, ऋण में लिखूंगा u बराबर ऋण। हमेशा चाहे जौन दर्पण हो उन्हें, चाहे जौन लेंस हो। अब बाकी हर चीज जौन है समझे क्या है, ध्यान से सुनत जा, यूं हो गए। और बेटा गौर से देखिए, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखा जाता है। जैसे कहे इसका प्रतिबिंब इतनी दूर पर बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी किससे लिखी जाती है? और इसको भी याद करा रहा हूं, ध्यान से समझो। उत्तल दर्पण अगर कहा पड़ा है सवाल में, अब कहा है तो एक मान हमेशा प्लस है। जैसे सवाल में चर्चा कर दिया कि एक उत्तल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेमी दूर बनता है। हम जान रहे हैं प्रतिबिंब दूरी v है, रट्टा मार लो, अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो उसे धनात्मक लिखेंगे, ठीक है। और गौर फरमाइएगा, अवतल दर्पण का केस रहे, अवतल दर्पण रह जाइए ध्यान से। अवतल दर्पण में देखो 2 तीर बना दिए, गौर फरमाइएगा। अवतल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब अगर उल्टा या वास्तविक या कहे पर्दे पर बन रहा है, कई शब्द याद कर लीजिए। जैसे कहा है अवतल दर्पण से एक वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, 40 सेमी उल्टा, या वास्तविक प्राप्त होता है, या पर्दे पर बनता है। तीनों केस में v का मान हमेशा ऋण है, ठीक है। तो ट्रिक बतावत है, ये मैंने बताया ना कि 9th में। तो अवतल दर्पण अगर रहे, तो अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की खासियत का है, उल्टा कहा है, या कहा है वास्तविक कहा है, या कहा है पर्दे पर बन रहा है, ये शब्द भी करें तो ये याद कर लोगे विकास सरोज कि v का मान अवतल दर्पण के लिए निगेटिव रहेगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण के केस में
प्रतिबिंब कभो कह दे सीधा या आभासी वर्तमान, सीधा या आभासी। तो याद कर v बराबर प्लस में लिखा बा। एक केस ऐसा होता अवतल दर्पण में जबकि v प्लस में रहा था, नहीं तो v हमेशा ऋण में रहा था। तो जब जो है प्रतिबिंब सीधा बनत रहा है, काय कि 4 सेमी सीधा प्रतिबिंब बनता है, जान ले वो छिपा देगा तो चिन्ह बिना फसावत बा, या 4 सेमी आभासी बनता है। या एक और बात सुस्मिता कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे का है, दर्पण के पीछे, तो इतने केसों में v का मान क्या रहेगा प्लस, लेकिन किस दर्पण के लिए याद हो रहा है, सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, चिन्ह धर दोगे ना। फोकस दूरी हुआ वक्रता त्रिज्या, दोनों का चिन्ह समझो। किसका किसका चिन्ह बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का चिन्ह अगर जो है उत्तल दर्पण रहे, कौन सा दर्पण रहे, सवाल में उत्तल दर्पण रहे, तो एफ भी प्लस में और आर भी प्लस में, उत्तर त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों का मान क्या रहेगा धनात्मक। ठीक है उन्हें सर। और अवतल दर्पण रहे सवाल में तो रटे रहा जा एफ व आर दोनों क्या रहेंगे, समझ में आया? सुस्मी नहीं समझ रही। वस्तु की ऊंचाई याद कर लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई को ओ से लिखते हैं और हमेशा धनात्मक होती है, नहीं समझोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई उन्हें सब समझा देता है, चिन्ह वाली दिक्कत नहीं फंसा है, कंसेप्ट के लिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई आई और एक केस, प्रतिबिंब उल्टा रहे तो उकाव रहे वास्तविक रहे और तब ओके चिन्ह ऋण रहे। प्रतिबिंब अगर उल्टा बना बा या वास्तविक बना बा या जानता पर्दा पे बना है तो आई के मान ऋण है। और अगर जो है प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो या आभासी बन रहा हो तो आई का मान प्लस में। और ये चिन्ह परिपाटी है दर्पण से रिलेटेड सवालों को लगाने के लिए। मैंने आपको समझा दिया कि आप बच्चों अब सवालों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले चीज तो जान लो कितने सूत्र प्रयोग होंगे थे। देयर आर 3 फार्मूला यूज फॉर लगाइन सवाल ऑफ दर्पण। ठीक है, तो 3 सूत्रों में पहला सूत्र क्या है, एफ बराबर आर बटे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे। दूसरा सूत्र है 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। कोई डाउट बेटा? क्लियर। तीसरा सूत्र है आवर्धन यम बराबर I/O बराबर -v/। 19। अब चिन्ह परिपाटी में देखो क्या क्या बताए हैं आप लोग, सभी लोग गौर से देखो। अगर जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है तो वो किससे लिखी जाती है, यू, और हमेशा क्या होती है, ठीक है, हमेशा माइनस होती है। v का मान हमेशा माइनस, दर्पण और लेंस दोनों। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखी जाती है, v से। प्रतिबिंब की दूरी में खासियत बताए हैं, उत्तल दर्पण के लिए v का मान हमेशा प्लस, अवतल दर्पण के लिए अगर प्रतिबिंब सीधा आभासी या दर्पण के पीछे रहे तो v प्लस रहे, अदरवाइज अगर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक या पर्दा बंदबा तो v का मान का माइनस। समझ में याद रहा है, जो बताए ना होने सुन ले। और अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहा बेटा तो उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दोनों धन होता है और अवतल दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दोनों ऋण में लिखा जाए। चिन्ह परिपाटी याद करे रहा। और वस्तु की ऊंचाई ओ से लिखा जाता प्लस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई आई से लिखा जाता, लेकिन अवतल दर्पण के लिए या सीधा और आभासी प्रतिबिंब अगर कभो बदल रहा है तो आई के मान प्लस और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आई के मान। समझ आया?
तो हिमांशु जी नोट करो। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए सभी बच्चे। 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं, जो दिया है लिखते जा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। फोकस दूरी को F से लिखा जाता है और अवतल दर्पण रहे तो F को ऋण में लिखा जाता है, अभी बताए थे। तो फोकस दूरी दिया है और अवतल दर्पण दिया है, तो माइनस 15 सेमी। फोटो देखो जरा। 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर, तो दर्पण से जो दूरी होती है उसे हमने आपको बताया U से, और हमेशा किस में रहती है, माइनस में। 8 सेमी ऊंचाई की वस्तु की ऊंचाई O से, और पॉजिटिव वे में लिखेंगे O बराबर 8 सेमी। आगे देखो जरा। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, माने प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितना ऊंचा बनता है, ये सब बताना है। तो अब देखो जरा, 1 मिनट। F है, U है, तो दूसरा वाला सूत्र लगा दे। 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। चिन्ह सहित वैल्यूज पुट करें। स्वाति अब तो चिन्ह क्लियर हो गया है। अच्छा, U की जगह विंडो ले देखो -10, V की जगह नहीं मालूम, F की जगह ओके, 1/V बराबर 1/15, ये माइनस उधर क्या प्लस 1/10। अब यहाँ देखो 15 और 10 का एलसीएम ले लें। 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो यहाँ 30 हो गया एलसीएम। और आप भिन्न का घटाना देखो, भिन्न का जोड़ देखो कैसे होता है। फोटो हर से हर को भाग दो, जो आए अंश में गुणा करो। तो 15 दूनी 30, 2 एक कम 2 धन 10 तिहाई 3 एक कम 3। तो देखो यहाँ स्वाति 3 में से 2 गए, 1/30। किसका मान आने वाला है स्वाति, तिरछा गुणा करते हैं। V एक कम 20, 30 एक कम 30। तो ये इस तरह से आ गया, V बराबर 30 सेमी। एक आंसर आ गया। कोई डाउट? आ जाओ बच्चे। V बराबर 30 सेमी। कोई डाउट? देख रहे हो ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमको I भी बताना है, तो आपको सूत्र बताए हैं I वाला V वाला, I/O बराबर -V/O। उसका प्रयोग करो। इसलिए I/O बराबर -V/U। गौर से देखो, फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। I की जगह बेटा नहीं मालूम, वस्तु की ऊंचाई 8 माइनस V आ चुका है, और वस्तु दूरी, गौर से देखो जरा, 0 0 कर गया, माइनस से माइनस, तिरछा गुणा कर दो 8×3। मतलब ध्यान से समझिए, प्रतिबिंब 24 सेमी लंबा बनेगा, वस्तु जबकि 8 थी तो 3 गुना बड़ा बनेगा, और प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और दर्पण कौन है, अवतल, तो माने आभासी। तो अवतल दर्पण में 10 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी पीछे सीधा बड़ा और 3 गुना बन रहा है। ठीक है। अच्छा, बनेगा भी बड़ा, क्योंकि देखो फोकस दूरी कितना है, 15, लेकिन वस्तु कहाँ रखी है, 10 पे, तो माने फोकस दूरी पहले वस्तु रखी है। पहली वाली कंडीशन जो दर्पण से बताए थे वही है। एक उत्तर ये आ गया बेटा, एक उत्तर ये आ गया है। कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, ध्यान समझो। 17वां, ध्यान देना आयुष, 17 नंबर का प्रश्न है शिवांशु। कोई बोलेगा नहीं, हम क्वेश्चन ढूंढ दे रहे हैं, और अगर आप लोगों को मिल जाए तो। सुई वाला है, पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। 4.5 सेंटीमीटर प्रश्न पढ़ रहे हैं। 4.5 सेमी साइज की छोटी सुई, कोई एक सुई है, माने वस्तु है जो 4.5 सेंटीमीटर लंबाई है, माने ओ दिया है कि सुई
15 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 12 सेमी की दूरी पर रखती है। वस्तु दूरी 12 है और वस्तु की हमेशा दूरी माइनस में, और फोकस दूरी उत्तल दर्पण प्लस में। 15 सेमी फोकस दूरी कह रहा है। 15 सेमी फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए यह प्लस में होता है। से 12 सेमी दूरी पर 4.5 सेमी लंबी वस्तु रखी है। कह रहा है कि इसकी स्थिति और आवर्धन बताओ। प्रतिबिंब की स्थिति माने V बताना है और आवर्धन माने I बताना है, M बताना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई I बताना है। ये 2-3 चीजें पूछ रहा है। तो चले, कोई डाउट तो नहीं है? एकदम इसी तरह से लगा, एक भी सवाल समझ में आ जाए तो सब कर सकते हो। बस चिन्ह थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर के रखिएगा। तो U और F है, जैसे इसको लगाए थे 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F से रोहन इसी फार्मूले का प्रयोग करें। हम आगे बढ़े तो गौर से देखिए जरा। 1/U, U की जगह बेटा -12, V तो पता करना है 1/F की जगह 15। जैसा कि इसके बाद आप जान रहे बेटा हम ट्रांसफर कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ 1/V बराबर 1/15 माइनस इधर आया प्लस 1/12। 12 और 15 का एलसीएम आप सभी को अच्छे से पता है 60 होता है। ठीक है, तो 60 एलसीएम लिए, हर से हर को भाग दो, 15 चौको 60, 4 12 पंचे 60, 9/60 बराबर 1/20 पलट दो, V बराबर 60/9, 3 से भाग दे दो, 20 तिहाई 60, 3 तरीका 9। तो एक आंसर ए आ गया। अब दूसरा आंसर आवर्धन पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे इसको किए थे I/O बराबर -V/U। I/O की जगह क्या लिखे? 4.5। V की जगह 20/3, U की जगह -12। बच्चों माइनस से माइनस ये ऊपर जाएगा। I बराबर 4.5 × 20/3 नीचे आएगी बात 36 दशमलव हटा दें। ये 0 से ये 0 कट गया। 9 को पहाड़ा 9 चौक 36, 9 बचे तो 10/4, 4/2 प्रतिबिंब कितना ऊंचा बना? 2.5 सेमी। वस्तु रही 4.5 माने प्रतिबिंब छोटा बना। प्लस में उत्तर आवता है माने प्रतिबिंब सीधा और आभासी हो। ठीक है, आवर्धन भी बताना है। M बराबर -V/U, तो -V की जगह 20/3, U की जगह 15 -12, तो माइनस से माइनस कैंसल हो गया। 20/36, 4 पंचे 20, 4 9 36, 5/9 प्रतिबिंब का आवर्धन भी आ गया। तो इसे आप जो है